hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today I am there with you with the third part of your FDS Unit 2. In this we will study about single variable polynomial. Okay, so I know the videos are going much in numbers, but yes, मतलब last अब part 4 आपका आएगा जिसमें sparse matrix complete हो जाएगा. But yes, it is important to understand these topics deeply, okay? Because of course you are learning fundamentals of data structure, and आपको पता है कि DSA, that is data structures and algorithm, is the main topic which you have to cover in your engineering life. Otherwise, it means you will not be covering the इम्पॉर्टेंट पोर्शन, राइट? आपको इंटरव्यूज के अंदर, प्लेसमेंट्स के अंदर, हर जगह आपको डीएसए जो है वो यूज होता है एंड आपको वो आना ही चाहिए. सो बिफोर गोइंग टू डीएसए, जो कि हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू डू द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, राइट? तो वहां पर जाने से पहले ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एंड डेफिनेटली दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, बट ऑफ कोर्स आपकी कोडिंग के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम टेकिंग ईच एंड एवरी टॉपिक. आप अगर अपने सिलेबस से भी टैली करके देखो, एंड अगर आप अपने कॉलेज के नोट्स में भी देख लो, या आपकी कॉलेज में जो भी मैडम, टीचर्स और व्हाटएवर बेबी वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर कंटेंट आपको ज्यादा ही मिल रहा होगा, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड डेफिनेटली आई एम टेकिंग ईच एंड एवरी टॉपिक्स कोड एज वेल, क्योंकि प्रोग्रामिंग जैसे हम करेंगे तो हर कॉन्सेप्ट के अंदर लॉजिक बनता रहेगा. एंड डेफिनेटली अगर वो हमारे एग्जाम में आता है तो कोड लिखने के लिए तो हमारे पास कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इसका कोड प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है? So everything about arrays I have completed in 2 parts. Single variable polynomial का जो पार्ट है वो इस वीडियो के अंदर हो जाएगा, एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी डेडिकेटेड फॉर स्पार्स मैट्रिक्स, एंड आपका FDS यूनिट 2 जो है वो कवर हो जाएगा. तो ऑफ कोर्स ऊप्स का जो यूनिट 2 है वो आपका कवर्ड है. तो ऊप्स का जो यूनिट 1 एंड 2 है वो आपके कवर्ड है. ऑफ कोर्स ऊप्स पार्ट यूनिट 1 का कुछ छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे. अदरवाइज मेजरली दोनों के लिए भी ऊप्स में जो दोनों यूनिट्स हैं आपके मेजरली सारे टॉपिक्स कवर्ड है. देन डीएम का आपका यूनिट 1 कवर्ड है, देन यूनिट 2 पर भी हम वर्क करेंगे जल्दी ही. देन एफडीएस का तो आपको पता है यूनिट 1 कंप्लीटेड है. सीजी का भी यूनिट 1 अभी चल रहा है. तो ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. डीएलडी का भी यूनिट 1 कंप्लीटेड है. सो सब 5 सब्जेक्ट्स को मुझे ही लेना है. सो इट इज गोइंग स्लोली, बट डेफिनेटली टिल योर एनसेम यू विल बी गेटिंग ऑल द कंटेंट, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग ओनली व्हेन you will be showing me the audience and you will be showing me the interest, then only, okay? So please share these videos to your friends, and of course do practice what I am telling you, so that if you are following me and if you are seeing each and every video as per the notification comes, means on the same day you are doing that, so of course you are on a right path, and everything like related to academics you will be getting all that perfectly, okay? तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल को. तो इसके अंदर बेसिकली आपको पोर्शन में अभी आप देखोगे तो आपको क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन करना है आपको पॉलिनोमियल का यूजिंग एरेज, उसके बाद यूजिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो कि डेफिनेटली हमें आता है, और इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिनोमियल. तो जहां पर कोड आ सकता है वो है सिर्फ इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिनोमियल, एंड आपको सिर्फ उसको समझना इंपॉर्टेंट है. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका कोड ऐसा नहीं है कि वो आपको एग्जाम में आएगा, बट यस अगर सूडो कोड वगैरह आ गया, उसका लॉजिक आ गया, तो डेफिनेटली आप वहां पर उसको लिख सकते हो. तो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आज क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग एरेज देखेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन यूजिंग स्ट्रक्चर भी हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एंड कोड देखेंगे सिर्फ इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिनोमियल का, जो कि थोड़ा सा लंबा कोड होने वाला है, लेकिन उसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. सो आई होप कि आपने एरेज वगैरह तो कंप्लीट कर लिया है, तो जो एरेज वाला पोर्शन है वो आपका क्लियर होगा माइंड में. तो यहाँ पर आई विल नॉट एक्सप्लेन यू मच, जस्ट पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितनी नॉलेज आपको चाहिए होगी डेफिनेटली आई विल गिव इट टू यू, ओके? सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग एरेज. हमें पता है पॉलिनोमियल क्या होता है. मैंने फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पर एक इमेज रखी हुई है. सिंगल मोनोमियल क्या होता है, देखो, जिसके अंदर एक कोएफिशिएंट हो
और क्या हो, एक वेरिएबल हो, या फिर आप उसको क्या कह सकते हो, जैसे कि x है आपका एंड देन उसकी जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, है ना। तो हम जो डील करने वाले हैं वो डेफिनेटली कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट से डील करने वाले हैं। बाकी वेरिएबल तो हम उसके अंदर अटैच कर ही देंगे। बाकी एडिशन कैसे होता है एंड देन मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे ऑलरेडी लोअर क्लासेस से क्लियर है, तो अगर हम चाहें तो उसके ऊपर भी कोड करके देख सकते हैं। डेफिनेटली हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल का, हम जो सॉल्व करते थे वो अब हम बहुत डीपली सॉल्व करेंगे, उसको एक एक पॉइंट लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें उसको कोड में कन्वर्ट करना होगा एट द एंड, ठीक है। आई नो कि हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है ना, तो हमें कोई ऐसा कोड नहीं है, हमें क्वेश्चन आएगा तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, है ना, जो कि हम सिंपल एग्जांपल देके हम लॉजिक दिखा के एक्सप्लेन कर देंगे, डेफिनेटली फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू कोड इट, ओके। तो जैसे मैंने बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ योर कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट, है ना, यूजिंग एरेज। अब एरे का यूज करके हमें उसे करना है, तो एग्जैक्टली एरेज का यूज करके तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि एरेज के अंदर इंडेक्स ऑलरेडी होता है एंड एक्सपोनेंट जो होता है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो जो पॉलिनोमियल होता है उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें जो एक्सपोनेंट मिलता है वो हाईएस्ट मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे स्लो होते जाते हैं एंड डेफिनेटली एट लास्ट हमारा जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो जाता है, राइट। तो ये कंडीशन होती है किसकी, आपकी पॉलिनोमियल की। एंड आपको हमेशा याद रखना है कि स्टार्टिंग का जो एक्सपोनेंट होता है वो हाईएस्ट होता है। तो अगर ये सीरीज वाइज चल रहा है तो हमें डेफिनेटली पता है कि हमारे एरेज के अंदर इंडेक्स होते हैं जो भी सीरीज वाइज चलते हैं, है ना, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखना पड़ेगा एंड हमारा जो एक्सपोनेंट होता है वो रेडी होगा वहां पर, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा अभी आपको आइडिया दे दिया है कि हम एरेज के अंदर कैसे यूज करेंगे, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ईच एलिमेंट यहाँ पर देखो, रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल एज एन एरे विद ईच एलिमेंट स्टोरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म। यानी कि हमें बेसिकली क्या करना होगा, हमारी जो एरे होती है, आप सिर्फ एरे का स्ट्रक्चर अभी अपने माइंड के अंदर ले आइए, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एरेज के अंदर जो हम एलिमेंट्स देते थे, लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50, तो जो ये 10, 20, 30, 40, 50 होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट टर्म्स होंगी, है ना। कोएफिशिएंट टर्म्स यानी कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 अगर है तो 3, 2 और 1 आपके क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स होंगे। तो वो जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हम कहाँ पर स्टोर कर रहे होंगे, हमारे एरे के एलिमेंट्स के अंदर स्टोर कर रहे होंगे। और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हमारा इंडेक्सिंग होगा, जो कि हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट हमारे एरेज के अंदर होता ही है, ठीक है ना। तो यही है, डेफिनेशन के अंदर हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि ईच एलिमेंट इन द एरे होल्ड्स द कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक और सिंपल पीपीटी रखी हुई है, यहाँ पर मैं इसकी फुल स्क्रीन कर लेती हूँ। सो सिंपल यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये पूरा आपका सिलेबस है जो कि सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर हमने यहाँ पर लीनियर डेटा ये सब कंप्लीट कर लिए हैं। एंड नाउ वी आर ऑन द सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, ओके, जिसके अंदर हम रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरेज देख रहे हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, पॉलिनोमियल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे एंड देन इवैल्यूएशन भी देख लेंगे, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट, ओके, यहाँ पर ऑफकोर्स नहीं दिया है लेकिन इवैल्यूएशन इज द थिंग which is very important, okay. Then sparse matrix से आगे का जो भी टॉपिक है that we will cover in the next part, okay. So यहाँ पर सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल एग्जैक्टली क्या होता है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन consisting of variables and coefficients which only employs the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents। आपको पता है आप जब पॉलिनोमियल लिखते हो तो आप पहले क्या लिखते हो, कोएफिशिएंट, उसके बाद अपना वेरिएबल जो कि हम डेफिनेटली x या y या z कुछ भी ले सकते हैं ना, और उसका जो एक्सपोनेंट होता है, मुझे बताओ एक्सपोनेंट हम क्या करते हैं, हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्लियर है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल, देखो अभी हमें ज्यादा डीप नहीं है, सिंपल हमारे पास क्या है, सिंगल वेरिएबल है जिसके अंदर हम सिर्फ x से डील कर रहे होंगे, तो x² माइनस 4x प्लस 7 ये एक एग्जाम्पल हो सकता है पॉलिनोमियल का। एंड अगर हम इसके कोएफिशिएंट्स पर जाए तो हमारा x² का कोएफिशिएंट होगा 1, 4x का कोएफिशिएंट होगा -4 और 7 तो एग्जैक्टली वो 7 ही है,
ठीक है। एंड मुझे पता ही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोड करते वक्त हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो, कोएफिशिएंट्स का, एक्सपोनेंट्स का और वेरिएबल्स का, ठीक है। एन एग्जाम्पल इन द 3 वेरिएबल्स, तो ये ऐसा होगा, ठीक है, 3 वेरिएबल्स, लेकिन हमारे पास अभी सिंपल क्या है, सिंगल वेरिएबल, तो हम उसी से डील कर रहे होंगे। ओके, लेट a0, a1, a2, a3 टिल an बी रियल नंबर्स एंड लेट n बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आपका पॉलिनोमियल जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने आ रहा है ना, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आपको पूछा जा रहा है, तो आप ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जहां पे आप स्टार्ट करोगे पॉलिनोमियल से एंड देन आप एग्जांपल्स दोगे, देन आप एक एग्जांपल ऐसा 3 वेरिएबल का भी दे सकते हो, एंड जहां पर हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे सिंगल और 3 वेरिएबल से, सो दैट विल बी अ परफेक्ट सिक्वेंशियल आंसर, सो दैट विल कंप्लीटली गिव यू ऑल मार्क्स, है ना। तो यहाँ पर आपको जो पॉलिनोमियल है उसका तो बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता है ऑलरेडी उतना ही सफिशिएंट है। जस्ट मैं यहाँ पर आपको कंटेंट दे रही हूँ विच यू हैव टू राइट इन योर पेपर। पॉलिनोमियल्स का यूज अगर पूछा जा रहा है तो आप इस स्लाइड से ले सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल है, हमें पता भी है कि पॉलिनोमियल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सो डेफिनेटली पॉलिनोमियल्स अपीयर इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, वी ऑलवेज यूज देम, ओके। देन यूज टू फॉर्म पॉलिनोमियल इक्वेशंस ऑफ कोर्स व्हिच एनकोड अ वाइड range of problems from elementary word problems to complicated problems in science, used to define polynomial functions which appear in settings ranging from basic chemistry and physics to economics and social science, used in calculus and numerical analysis to approximate other functions in advanced mathematics. Polynomials are used to construct polynomial rings and algebraic varieties, central concepts in algebra and algebraic geometry। देखो ये पूरा कट टू कट याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि पॉलिनोमियल्स कहाँ पर यूज हो सकते हैं, अगर क्वेश्चन आया बाय चांस तो यू कैन राइट इट, ओके, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक वेयर वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग एरेज, ठीक है। तो एक तो 1D एरे होता है हमें पता है, और एक हमारा होता है 2D एरे, है ना, और फिर हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे। बहुत ज्यादा सिंपली हम सारे एरेज को देख रहे होंगे एंड कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग 1D एरे, बाय 2D एरे एंड बाय स्ट्रक्चर्स आल्सो, ठीक है। तो चलो रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 1D एरे देख लेते हैं। तो सिंपल आपको कंसीडर करना है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि है 2x⁴ प्लस x² माइनस 4x प्लस 2। यू कैन कंसिडर एनीथिंग, आई एम टेकिंग इट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एरे डिक्लेयर करना है ना। तो हम पाइथन के अंदर कैसे करते हैं, डेफिनेटली हम क्या करते हैं, इंटीजर, यानी कि अगर ये आपको करना है C++ के अंदर, ठीक है, आप इंटीजर ये डेटा टाइप किस में बताओगे, C++ के अंदर बताओगे। एंड अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर लेके चलोगे तो इट विल बी इजी। जैसे मैंने आपको बताया, आप पाइथन भी यूज कर सकते हो, आप C++ भी यूज कर सकते हो। बाकी अगर जहां पर सफिशिएंट आपको लग रहा है, एफिशिएंट की C++ से काम ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे कोड का या फिर प्रोग्राम या फिर एक्सप्लेनेशन, तो डेफिनेटली यूज C++ ओवर देयर। कोई भी कंपल्शन नहीं है दैट यू हैव टू यूज पाइथन और यू हैव टू यूज C++, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल हम एरेज कंसीडर कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला पाइथन के अंदर डायरेक्टली एज सच एरेज यूज नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं एरेज के फंक्शन को एंड वहां पर लिस्ट को ही हम एरे कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन C++ के अंदर हमारे पास पूरा का पूरा एरे जो है वो कंप्लीट होता है एंड डेफिनेटली हम एरेज के ऊपर वर्क कर सकते हैं C++ के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल C++ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करिए। आपने कोई एरे बनाया है जिसके अंदर मतलब 10 जो है उसकी आपने लिमिट रख दी है, ठीक है, एंड उसके अंदर आप कितने भी लिख सकते हो, है ना। n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड यहाँ पर आपने n भी पास कर दिया जो कि होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ये 2x⁴ प्लस x² माइनस 4x प्लस 2, तो यहाँ पर जो हमारे एक्सपोनेंट्स है वो डेफिनेटली डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये परफेक्ट है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम जो है एक एरे क्रिएट करेंगे। आपको ऐसे समझना है कि मेमोरी के अंदर आपका एरे कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली मैं इसको जूम करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमें पता है कि एरेज को कैसे समझते हैं हम, तो इंडेक्सिंग हमेशा एरेज की 0 से स्टार्ट होती है, देन 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो हम क्या करेंगे, 0 जो है ना, 0th पोजीशन पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 2। देन यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 4 है, ठीक है, ये -4 यहाँ पर आया है,
ओके, जिसकी डिग्री 1 है। देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला 2 है क्या यहाँ पर, नहीं, हमें 0 देखना है, इंडेक्स मेरा 0 है, इसका मतलब मुझे ये देखना है कि मेरी एक्सपोनेंट या फिर आप डिग्री समझो कि आपकी डिग्री कहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब x रेज टू 0 हुआ होगा, x रेज टू 0, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो 2 into 1 2 हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको इसकी डिग्री 2 जो है वो 0 समझनी है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका आंसर 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन आपको यहाँ पर देखना है ये क्या है, 1 है, इसका मतलब 1 आपको डिग्री देखनी है, तो मुझे बताओ x रेज टू 1 होगा, इसीलिए इसको x लिखा है ना, तो इसकी जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, -4 है, राइट। तो यहाँ पर आपको -4 लिखना होगा। देन आपको देखना है कि डिग्री 2 कहाँ पर है, तो डिग्री 2 यहाँ पर है, राइट, एंड इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। देन आपको देखना है 3, थर्ड इंडेक्स के ऊपर, यानी कि आपको डिग्री 3 देखनी है। तो मुझे यहाँ पर कहीं पे 3 डिग्री दिखी, मतलब कोई यस डिग्री नहीं दिख रही है, तो उसका कोएफिशिएंट होगा क्या, 0 ऑफ कोर्स। देन हमें देखना है कि 4, राइट, तो 4 आपकी डिग्री कहाँ पर है, तो 2x रेज टू 4 ऑफ कोर्स, आपका जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एरेज के अंदर, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करना है पॉलिनोमियल को, एंड दैट्स ऑल, यू अंडरस्टूड हाउ टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल्स इन एरेज, ओके। तो ये 1D एरे के अंदर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो एक और ये एग्जांपल देख लो, देखो 2x रेज टू 50 है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखो डिसएडवांटेज ये है कि हम ये जो है ये 2x रेज टू 4 तक ही है, राइट, यानी कि इसकी जो डिग्री है, ठीक है, थोड़ी बहुत लिमिट के अंदर है, एंड हम जो है इसका एरे बना सकते हैं, एंड ये इतना सफिशिएंट एरे हमें मिल रहा है। लेकिन क्या होगा जब हम 2x रेज टू 50 ऐसा कोई पॉलिनोमियल से डील कर रहे हैं जिसकी 50 इंडेक्स जो है डिग्री है, तो उसके अंदर हमें कितने सारे इंडेक्स जो है वो बनाने पड़ेंगे, एंड देन जाके हमारा कहीं पे कोएफिशिएंट स्टोर हो रहा होगा। सो दैट इज द डिसएडवांटेज, इतना बड़ा हम एरे बनाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली हम ज्यादा मेमोरी को यूज कर रहे होंगे, सो दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट वे। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 1D एरे जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर इनएफिशिएंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई मतलब ऑफ कोर्स बस आप इस स्लाइड से इतना ही समझो कि आप जो है छोटा मोटा अगर पॉलिनोमियल है जिसका 4 या 5 तक भी अगर डिग्री है या एक्सपोनेंट आप उसको कह सकते हो, तो अगर इतना है तो ठीक सफिशिएंट है, हमारा रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग एरेज। बट इफ इट इज मोर देन 10 20 30 40, लाइक यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, डेफिनेटली एग्जांपल्स आप लिख सकते हो पेपर के अंदर, जैसे कि 2x रेज टू 50 मैंने एग्जांपल दिया है, तो इसके अंदर मुझे 50 जो है वो एरेज क्रिएट करने, मतलब एलिमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एंड देन मुझे जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो रही होगी, है ना। सो दिस इज द डिसएडवांटेज, अनसफिशिएंट हमें जो है इसके अंदर मेमोरी जो है वो बनानी पड़ेगी। सो दैट इज फॉर रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 1D एरे। इसी के लिए हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 2D एरेज के ऊपर, टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ 1D एरे, है ना। तो सपोज हमारे पास वही जो हमारा पॉलिनोमियल है वही यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम इसको अब 2D एरे के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो प्लीज इसको अच्छे से समझना, ये आपको समझ में आएगा। देन आपको स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर इसका थोड़ा सा लेवल अप पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको 2D एरे बनाना है, समझ में आ रहा है, 2D एरे बनाना है, तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर जो है IJ है जो हम बोलते हैं रोज एंड कॉलम्स, ये आपको 2 इंडेक्स देने पड़ेंगे, है ना। मैक्सिमम आप I के लिए, रोज के लिए 10 दे सकते हो, एंड मिनिमम यहाँ पर आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर 0 1 कॉलम्स हमने 2 ही कंसिडर किए, ऑफ कोर्स क्योंकि कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट यही 2 चीजों को हमें यूज करना है, इसलिए जो J है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, एंड ये जो वैल्यू है ये आप एज पर योर चॉइस रख सकते हो। मैक्सिमम आप 10 रखोगे तो आपकी जो वैल्यूज है वो परफेक्टली आ जाएंगी, है ना। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। तो अब देखो हम इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो यहाँ पर जैसे कि मेरा ये पॉलिनोमियल है ना, अब ये है मेरे पास, ये कोएफिशिएंट का कॉलम है और ये एक्सपोनेंट का कॉलम है, तो मुझे सबसे पहले फर्स्ट टर्म को यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर असाइन करना होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो मैंने यहाँ पर पहले 2 लिख दिया, उसके बाद उसका ही एक्सपोनेंट क्या है 4, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, एंड क्या है, एक्सपोनेंट 2 है, तो सेकंड टर्म ऐसे आ गई। थर्ड टर्म क्या है, -4, तो वो यहाँ पर आ गई, और 1 इसका एक्सपोनेंट है, तो 1 यहाँ पर आ गया।
2 इसका कोएफिशिएंट है तो यहाँ पर आ गया, एंड इसका 0 एक्सपोनेंट है तो यहाँ पर आ गया। तो मुझे बताओ, जैसे कि यहाँ पर 3 इंडेक्स या फिर 3 डिग्री आप कह सकते हो वो मिसिंग है, तो वो मैंने यहाँ पर कहीं पे मेंशन नहीं की, जो एग्जैक्टली हम यहाँ पर कर रहे थे, 0 यहाँ पर लिख रहे थे। वैसे अगर मुझे 50 के लिए बनाना होता तो मुझे यहाँ पर कितने सारे जीरोस लेने होते, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको 2 ही कोएफिशिएंट्स मिल रहे हैं। तो अलॉन्ग मतलब 50 का एलिमेंट्स का आपको एरे बनाना होता है एंड उसके अंदर सिर्फ 2 ही कोएफिशिएंट स्टोर हो रहे होते। तो यहाँ पर ये जो है ये एफिशिएंट वे है, एंड इससे जो है ना हमारी मेमोरी जो है वो कम यूज होती है, एंड दिस इज द कंप्लीट एफिशिएंट वे। एंड आप कह सकते हो कि ये थोड़ी सी आपकी समझ में आ रही है आपको, ऐसी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आपका रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरेज भी हो गया है ना, 1D एरे एंड 2D एरे बोथ मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। नाउ कमिंग टू रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आपको मैंने स्ट्रक्चर्स जो है वो आई थिंक ओपी के अंदर मैंने पढ़ाया है आपको। तो प्लीज आप जो भी लेक्चर्स हैं वो अगर आप जो मैं अपलोड कर रही हूँ उसी वक्त आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट स्टेप वाइज समझ में आ रहे होंगे, एंड जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स हर सब्जेक्ट में अगर मैं ही पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पर क्या मैंने पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज आप उसी दिन उस वीडियो को चाहो तो उसी दिन देख लो, या फिर ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन के लिए आप पोस्ट अप कर सकते हो, लेकिन प्लीज उसको पेंडिंग मत रखो, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। तो कमिंग टू द टॉपिक, ज्यादा यहाँ पर मैं मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ, हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना। तो स्ट्रक्चर्स जो है ये अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गो एंड वॉच इन द वीडियो ऑफ ओपी इफ आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। डेफिनेटली आई हैव एक्सप्लेन्ड, सो प्लीज गो देयर एंड लर्न व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, फिर आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, सिंपल आपका 2x⁴ है, x² - 4x + 2 वही आपका पॉलिनोमियल यहाँ पर मेंशन्ड है। देन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो, तो टाइप डेफ यानी कि आप जो भी आप उसका टाइप होगा वो यहाँ पर लिखोगे। स्ट्रक्ट हम लिखते हैं एंड उसका जो भी नाम आप देना चाहो, एक लाइक माई पॉली यहाँ पर आप दे सकते हो। देन जैसे कि हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें हमें चाहिए, दैट इज कोएफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल। वेरिएबल तो हम ऑफ कोर्स लगा ही देंगे, है ना। तो कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट, यही 2 चीजों से हम डील कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो आप इंट कोएफिशिएंट और इंट एक्सपोनेंट ले सकते हो। बाकी आप माई पॉली जो है इसको मतलब जैसे कि हम क्लास करते हैं उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका इंस्टेंस होता है, राइट। क्लास का भी इंस्टेंस ही आपका ऑब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पर हम डेफिनेटली उसको स्ट्रक्चर को हम जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसको आप इंस्टेंस बोल सकते हो। तो जो भी है उसका आप बना सकते हो। डेफिनेटली उसका मैंने यहाँ पर माई पॉली बना दिया, लाइक ओके। तो ये होता है स्ट्रक्चर डिफाइन करना, ठीक है। तो ये अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो ये कुछ भी नहीं लगता होगा, बहुत इजी लगता होगा, है ना। तो बस वही है, यहाँ पर ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है 2 4 1 2, मतलब सिंपल, ये इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेज अलोंग विद द स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, अगर आपको आ गया तो दोनों भी एक्सप्लेन करने आने चाहिए। तो डेफिनेटली इतना कोड आपने अगर लिख दिया तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपको स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो क्लियर है, एंड ये इंट कोएफिशिएंट और इंट एक्सपोनेंट यानी कि 2 ही चीजों के साथ आपको डील करना है पॉलिनोमियल्स के अंदर, ये भी क्लियर है। सो दैट्स ऑल, एंड बस इसके अंदर ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर लेट मी सी दिस, यहाँ पर जैसे रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरेज देखा था, यहाँ पर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर देख सकते हो कि स्ट्रक्चर सिर्फ आपको ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो C++ के अंदर, ठीक है, क्योंकि एज सच पाइथन के अंदर हम ऐसे डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो आप इसको C++ के अंदर ऐसे डिक्लेयर करके दिखा सकते हो, है ना। क्योंकि देखो कोएफिशिएंट आप डेफिनेटली फ्लोट में हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंट जो उसको डेफिनेटली पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इंटीजर के अंदर उसको मैंने लिया है, एंड ये मैंने ही लिखा है कोड। डेफिनेटली इसको सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जिससे आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, पॉली आपने उसका नाम दे दिया, एंड देन फ्लोट, कोएफिशिएंट, इंटीजर, या दोनों आप इंटीजर ले लो, बस कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट वहां पर मेंशन्ड होना जरूरी है। दैट्स ऑल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, देखो, रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल टर्म विद अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग बोथ द कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। यहाँ पर डेफिनेशन में यूज स्ट्रक्चर्स टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल टर्म, डिफाइन अ स्ट्रक्चर विद द फील्ड्स फॉर कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। तो बस इसके अंदर इतना ही करना है, आपको ज्यादा इसके डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इतना डीप में क्वेश्चन आपको आना एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग स्ट्रक्चर। देन पॉलिनोमियल एडिशन, पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन, भाई ये सब तो आपको बहुत अच्छे से आता है। Let me see over here. So let
So let me start over here, that is the operations on polynomial। तो भाई ये सब आपको आता है, जस्ट स्टेप्स देख लो, क्योंकि कभी अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आपको पॉलिनोमियल्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी एक्सप्लेन करना है, तो जस्ट आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको दिखाना होता है लाइक हाउ यू कैन इवेल्युएट दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। सो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स फिगर आउट द वैल्यू यू विल गेट। ओके, तो ये जो अभी वैल्यूएशन ऑफ पॉलिनोमियल वाला जो है ना, ये अभी हम देख रहे होंगे कोड के अंदर, तो इसीलिए अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। ये सबको आता है आई नो, लेकिन बस मैं एकदम एक सेकेंड में आपको अभी इसका बताती हूँ। ये है आपका पॉलिनोमियल एंड एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, तो हम अभी जो कोड करने वाले हैं उसके अंदर जो ये पॉलिनोमियल है इसको भी इनपुट लेंगे यूजर से और एक्स की वैल्यू भी इनपुट लेंगे यूजर से, एंड देन ये जो ऑपरेशंस है ये वहां पर परफॉर्म कर रहे होंगे एंड मुझे जो डायरेक्ट आंसर है वो यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या किया, x की जगह डायरेक्टली -3 पुट किया है। उसके बाद मुझे क्या करना है बताओ, इवैल्यूएट कर रही हूँ ना मैं, तो उसके बाद मुझे पहले ये जो एक्सपोनेंट, ये जो डिग्री वाली ब्रैकेट में जो वैल्यू है इसको मैं पहले सॉल्व करूंगी, उसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी। बताओ है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा हम कोडिंग के मतलब इसमें सोचें तो हम मैथ अगर इंपोर्ट कर रहे हैं मैथ लाइब्रेरी, तो उससे क्या होगा है ना, उससे हम पावर जो है वो फंक्शन को ले सकते हैं ना, उसको यूज कर सकते हैं। तो पहले मुझे वो करना होगा है ना, पहले मुझे पावर का जो है वो सॉल्व करना होगा, उसके बाद मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा है ना, जो अगर मल्टीप्लीकेशन में उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा एंड बाकी सब एज इट इज। बाकी यहाँ पर हम चाहें तो प्लस कर सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ पर एज इट इज रख सकते हैं एंड फिर बाद में जाके इन सबको माइनस प्लस जो भी है वो कर सकते हैं है ना। पहले एडिशन कर लेंगे सब, फिर देन माइनस कर लेंगे, जो एग्जैक्ट आंसर आता है हमारा वो एट द एंड आ रहा होता है। तो ये होता है हमारे सिंपल अपने जो इवैल्यूएट करते हैं हम पॉलिनोमियल को उसके अंदर, तो यही कोड अभी हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देख लिए यहाँ पर, अभी मैं बता रही हूँ, एंड उसके बाद इस पीपीटी का जो पीडीएफ का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल डील विद द वीएस कोड ओनली। तो जैसे ऑपरेशंस में मैंने बताया कि हमें यहाँ पर ऊपर अगर हम इवैल्यूएशन करने जाएंगे तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन भी है, देन एडिशन भी है। तो वो कैसे होता है एग्जैक्टली पॉलिनोमियल्स के अंदर, तो एडिंग पॉलिनोमियल्स, टू ऐड टू पॉलिनोमियल्स सिंपली कंबाइन द लाइक टर्म्स, यानी कि हमें जो है डिग्री देखनी होगी। सपोज यहाँ पर x⁻² है, x⁻² है, दोनों की डिग्री सेम है, तभी जाके मैं उन दोनों कोएफिशिएंट्स को प्लस कर सकती हूँ, ऐड करके उनको लिख सकती हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर x² है यहाँ पर -7x को मैं ऐड कर रही हूँ एंड उसके बाद उसका आंसर लिख रही हूँ है ना। तो यही जो है वो लॉजिक बिल्डिंग है आपको कोड करने के लिए, राइट। तो आपको हमेशा देखना होगा, चेक करना होगा पहले की डिग्री सेम है क्या, अगर डिग्री सेम है तभी आपको उसके कोएफिशिएंट्स को ऐड करना होगा एंड आपके फाइनल जो पॉलिनोमियल का जो आप रिजल्ट बना रहे हो उसमें आपको ऐड करना होगा। देन आपको आगे बढ़ना होगा, देन फिर आपको वही चीज को परफॉर्म करना होगा एंड यही आपको करना है एंड आपका जो एडिशन होगा एंड देन जो पॉलिनोमियल आपका रिजल्ट बन रहा होगा वो आपका दोनों का एडिशन बन रहा होगा है ना। सेम पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमें पता है, राइट, हम यही सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें उसको एज अप्रोच ऐसा देखना है कि हमें उसको कोड करना है ना, तो उस हिसाब से हमें समझना होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग पॉलिनोमियल्स में, सो टू मल्टीप्लाई टू पॉलिनोमियल्स, मल्टीप्लाई ईच टर्म इन वन पॉलिनोमियल बाय ईच टर्म इन द अदर पॉलिनोमियल, ऐड दोज आंसर्स टुगेदर एंड देन सिंप्लीफाई। अब ये पढ़ने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन हमें पता है ये कॉन्सेप्ट, हम इसको मतलब बचपन से करते आ रहे हैं, पॉलिनोमियल से तो हम कब से डील कर रहे हैं, राइट। तो जैसे कि ये अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं x+2 और x² + 4x - 7, तो सिंपली मैं पहले एक x से क्या करूंगी, मेरा पूरा जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लाई करूंगी, उसके बाद ये जो दूसरा वाला है उसको मल्टीप्लाई करूंगी एंड सबको ऐड ही करती चलूंगी है ना। तो अगर x × x² होगा तो मुझे x³ मिलेगा, देन x × 4x होगा तो 4x² मिलेगा है ना, देन 2x² होगा तो 2x² और 4x² मिलकर फिर 6x² भी होना चाहिए, यानी कि एडिशन जो है वो भी यहाँ पर मतलब साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चल रहा होगा है ना। सो ये जो है एडिंग पॉलिनोमियल्स और मल्टीप्लाइंग पॉलिनोमियल्स की चीजें हैं। अगर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो, बस क्या करना है आपको अच्छे से स्टेप वाइज बताना है कि अगर आप ऐड कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। आपको सिंपल एक एग्जाम्पल लेके नहीं दिखाना है, डेफिनेटली एग्जाम्पल भी चाहिए, लेकिन हर स्टेप वहां पर इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी
तभी जाके वो आपका लॉजिक समझा जाएगा। बाकी सबको पता है कि आपको पॉलिनोमियल्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द ऑपरेशन। नाउ अब मैं इवैल्यूएशन आपको जो है ना पॉलिनोमियल का वो अच्छे से यहाँ पर कोड करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो लेट्स कम इनटू द VS कोड एंड चाहो तो आप भी कोड कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आया तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि ये इतना बड़ा कोड आपको आएगा, लेकिन आया तो ठीक है। अगर आप अभी पढ़ रहे हो ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए, ऑफ कोर्स आपका जो इम्पोर्टेंट है आपकी क्वेश्चन बैंक्स, आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें फॉर इनसे वो आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी नीचे गूगल फॉर्म की लिंक है उसको फिल करिए एंड देन जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आपको जो है टेलीग्राम चैनल, आपका प्राइवेट टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना है। सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स वहां पर आपको मिल रहे होंगे। इस सब्जेक्ट के भी जैसे मैं इसको पूरा पीपीटी में पढ़ा रही हूँ, कोड करके पढ़ा रही हूँ, तो कोड्स तो आप यहाँ से समझ सकते हो, लेकिन अगर हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। ओके, दैट्स ऑल। तो कमिंग टू द टॉपिक, जैसे मैं आपको बता रही हूँ हम क्या करने वाले, इवैल्यूएट करने वाले। सिंपल मैं आपको बताऊं ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोग्राम विच आई एम गोइंग टू राइट। हमने सिर्फ जो पॉलिनोमियल है उसको इनपुट लेना है फ्रॉम द यूजर एंड जैसे कि पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होता है, लेट्स से एक्स, हम जैसे कि सिंगल वेरिएबल से ही डील कर रहे हैं, तो उस एक्स की जो वैल्यू है वो भी हम लेंगे यूजर से एंड देन उसका जो भी हम ऑपरेशन है बाय डूइंग एडिशन, बाय डूइंग मल्टीप्लिकेशन, एवरीथिंग हम उसको परफॉर्म करेंगे एंड एट द एंड जो लास्ट आंसर होगा वो हमें डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो आई होप कि प्रोग्राम जो एग्जैक्टली हमें क्या करना है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कर लूंगी इम्पोर्ट मैथ, क्योंकि हमें पता है कि हमें पावर का जो फंक्शन है ना वो यूज करना है। देखो अभी मैं यहाँ पर CPP लिख दिया, wait let me okay lecture 3.py, let's come over here and let's cut this। एंड जैसे मैंने बोला हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्या, मैथ मॉड्यूल को, है ना। एंड सिंपल ये क्या करेगा, इसमें जो भी सारे एडिशन मतलब इसके अंदर फंक्शंस होंगे वो हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल मैंने मैथ जो है यहाँ पर ले लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कर रही हूँ एक क्लास को क्रिएट, ठीक है। सिंपल उसके अंदर मैं कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट ले लूंगी एंड हमें पता है कि हम पाइथन के अंदर कैसे करते हैं, तो क्लास हम लिख सकते हैं, उसका जो भी नाम देना है, लेट्स से मुझे पॉली देना है, देन उसके बाद मुझे कोलन देना होता है। उसके बाद जैसे कि आपने पाइथन पढ़ी है अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, आपने PPS सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि हम कैसे करते हैं, डेफ लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इनिट, है ना, डबल अंडरस्कोर, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सिंगल अंडरस्कोर विल शो यू एरर। देन सबसे पहला आपको दिखाना होता है सेल्फ, है ना। आई होप आपको याद आ रहा होगा जो भी हमने किया है लास्ट ईयर। देन कोएफिशिएंट एंड देन एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना होगा, पहले सेल्फ, कोएफिशिएंट एंड देन एक्सपो। तो सिंपल यहाँ पर हमने ये जो इनिट है, इनिट ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है आपका, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पर डिफाइन करना जरूरी है, बिकॉज आपने ऑफ कोर्स C++ के अंदर पढ़ा हुआ है क्या कंस्ट्रक्टर होता है क्या नहीं होता है, तो उसका जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं, तो इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं ना। तो वही इनिशियलाइज करने को ही हम पाइथन के अंदर क्या लिखते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। बस अब उसको यहाँ पर जैसे कि अब मैंने सेल्फ बनाया है, तो सेल्फ डॉट कोएफिशिएंट जैसे कि हम लिखते थे हमेशा, तो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट के लिए आ जाएगा एंड सिमिलर पैटर्न के अंदर फॉर एक्सपोनेंट भी आ जाएगा। यहाँ पर लाइन जो है गैप आना चाहिए एंड यहाँ पर इक्वल टू एक्सपो, है ना। तो यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सिंपल क्या किया मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर, यहाँ पर जो डेफ मैंने बनाया है यहाँ पर, तो इट इज द कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने इस वाली लाइन में क्या किया, मैंने असाइन की कोएफिशिएंट की वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट, जो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो, एंड सिमिलर पैटर्न में नीचे मैंने एक्सपोनेंट की वैल्यू को असाइन किया टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें पॉलिनोमियल जो है वो रीड करना है ना।
हमें पॉलिनोमियल को रीड करना है यूजर से, तो सिंपल एक फंक्शन हम बना सकते हैं, डेफिनेटली डेफ यूज करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर मैं सपोज रीड पॉली ऐसा एक फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं एक सिंपल p पास कर देती हूँ, जो कि हमें आगे यूज हो रहा होगा फॉर p है ना, उसको मैं पॉलिनोमियल कंसीडर करूंगी एंड देन यहाँ पर हम कोलन दे देंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है। क्या इनपुट लेना है कि आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो कितने टर्म्स का होगा। आपका 4 टर्म्स का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है ना, कोई भी टर्म्स का आपका यूजर जो है वो इनपुट दे सकता है। तो उसके लिए आपको प्रायर पूछना पड़ेगा कि आपका जो है आप कितने टर्म्स का जो है वो पॉलिनोमियल एंटर करोगे। तो सपोज मैं उसके लिए t1 जो है वो वेरिएबल ले रही हूँ एंड ऑफ कोर्स आप इंटीजर के अंदर करो, तो यहाँ पर इनपुट आएगा एंड देन आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, एंटर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, है ना, इन पॉलिनोमियल सिंपल। एंड यहाँ पर चाहो तो स्लैश n दे दो ताकि आपका जो ये टर्म है ये पूरा का पूरा सेंटेंस नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने क्या लिया, इनपुट लिया यूजर से कि आप कितने टर्म्स का अपना पॉलिनोमियल डिक्लेयर करने वाले हो, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली मैं क्या करवा दूंगी, प्रिंट करवा दूंगी कि आप अब क्या कर सकते हो, एक्सपोनेंट एंड कोएफिशिएंट को एंटर करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर सिंपल अभी मैं स्टार्ट करने के लिए तो मुझे फॉर लूप लगेगा, या जो भी लूप आप यूज करोगे, मैं तो फॉर लूप यूज करने वाली हूँ क्योंकि अभी जितने टर्म्स होंगी उतनी बार हमें अपना जो लूप है वो चलाना होगा, राइट। लेकिन अभी मैं सिंपल यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ कि अभी आपको आगे क्या करना है, कोएफिशिएंट्स और एक्सपोनेंट को एंटर करना है, ठीक है। तो सिंपल एक प्रिंट फंक्शन में यहाँ पर बना रही हूँ एंड यहाँ पर स्लैश n यहाँ पर रख लेते हैं ताकि अगेन नेक्स्ट लाइन पर हमारे पास प्रिंट हो। एंड लेट मी राइट ओवर हियर एंटर द कोएफिशिएंट एंड एक्सपो। तो सिंपल यहाँ पर हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर दिया एक सिंपल सेंटेंस, इसका कोई सच लॉजिक नहीं है। अभी सिंपल मैंने एक प्रिंट करवाने के लिए कि यहाँ पर आगे आपको कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अब इसके बाद हम जो है फॉर लूप चला रहे होंगे, ठीक है, फॉर लूप एंड जिसके अंदर एंड हाँ, जैसे कि हम पाइथन में कैसे करते हैं, फॉर आई इन रेंज, है ना, आई ले लेते हैं जो कि हमारा हर एलिमेंट के पास जो है वो जाएगा एंड वो कितने टाइम मेरा फॉर लूप रन करना चाहिए। तो मुझे बताओ, थोड़ा सा लॉजिक चलाओ, जितने टर्म्स हमने यूजर से एंटर लिए हैं उतने ही बार मेरा फॉर लूप चलना चाहिए, है ना, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल मैं t1 लिख दूंगी, ठीक है। जैसे कि ये फॉर लूप है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोलन के बाद। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं हर बार प्रिंट करवाऊंगी क्या, एंटर द कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर द कोएफिशिएंट, है ना, सिंपल एंटर द कोएफिशिएंट। एंड अब मुझे यहाँ पर क्या करवाना होगा, सिंपल देखो यहाँ पर मैं ऐसे मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से प्रोफेशनल यहाँ पर लिखती हूँ। तो सिंपल हमने ब्रैकेट ले लिया जिसके अंदर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगी लाइक फर्स्ट आपका कोलन, आपके जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो, एंड देन आप यहाँ पर एक दे सकते हो कॉमा एंड देन आप लिखोगे i+1। ये i+1 का मतलब क्या होता है, तो सिंपल i+1 में मतलब कि आपका जो फॉर लूप है, आपका जो फॉर लूप है वो हमेशा बढ़ना चाहिए ना। पहले i हो गया, सपोज 0 हो गया कोएफिशिएंट 0 पोजीशन पे, देन आपका 1 होना चाहिए, देन 2 होना चाहिए, देन 3 होना चाहिए, यानी कि +1 से इंक्रीज होना चाहिए, है ना। तो आप वो ऐसे दिखा सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर आप सिंपल ऐसे यहाँ पर कोलन, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने कुछ भी नहीं किया है, हाँ, ये मैंने सिंपल एक एक्सप्रेशन बनाया है कि इस फॉर्म में मुझे आउटपुट चाहिए, है ना। ये ब्रैकेट्स वगैरह आप चाहो तो स्किप भी कर दो, लेकिन आपको समझने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक स्टार्टिंग जो है ब्रैकेट बनाया है, देखो ये एक स्टार्टिंग ब्रैकेट है। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि मैं वो प्रिंट करवाऊंगी कि आपको कौन से पॉइंट पे या फिर कौन से इंडेक्स का कोएफिशिएंट आपको एंटर करवाना है, एंड देन मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट के क्लोज करने के साथ मैंने कोलन लगा दिया, एग्जैक्टली उससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो सिंपल इस सेंटेंस से मेरा क्या होगा, कोएफिशिएंट जो है वो करंट टर्म का मेरे पास आ जाएगा एंड जैसे ही वो आ जाएगा मैं उसको कहां पर ले लूंगी, मैं उसको स्टोर करवा दूंगी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ pi, इसीलिए मैंने p जो है वो ऊपर ले लिया था। वो i होगा, i के अंदर स्टोर होगा जो कि एलिमेंट हम जिसका कोएफिशिएंट ले रहे हैं वो, ठीक है। एंड जैसे कि वो कोएफिशिएंट है तो डॉट कोएफिशिएंट, है ना, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, जो भी यूजर ने इनपुट किया है। तो सिंपल मैं यहाँ पर इंट इनपुट ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है।
int input and the braces of both of them, ठीक है। तो बस इतना ही करना है एंड इससे क्या होगा, आपका जो इनपुट आया होगा वो स्टोर हो जाएगा इस करंट ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट इज pi डॉट कोएफिशिएंट। ओके, सो दैट्स ऑल। यहाँ पर ये हमने कर लिया किसके लिए, कोएफिशिएंट के लिए। अब यही सेम चीज आपको करनी है फॉर एक्सपोनेंट। डेफिनेटली तो आप क्या कर सकते हो, ये जो दोनों भी सेंटेंसेस है इनको कॉपी कर सकते हो एंड यू कैन पेस्ट इट हियर एंड जस्ट यहाँ पर आपको एक सब चेंज कर देना होगा फॉर एक्सपोनेंट, है ना, फॉर एक्सपोनेंट एंड एवरीथिंग विल बी सेम। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक्सपो, ठीक है ना। तो बस इससे ज्यादा आपको कुछ करना है क्या, नहीं, बस हाँ यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, मैं यहाँ पर एक चीज भूल गई हूँ, ये आपको स्पेस दिलवानी होगी, है ना। तो यहाँ पर मैं कॉमा देके एंड इक्वल टू बस ऐसे लिख दूंगी एंड स्पेस दे दूंगी इसके बीच में। तो इसका मतलब होगा कि हर टर्म के बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी ताकि हमारे जो दोनों भी नंबर्स हो वो जंबल ना हो। एंड सिमिलर फॉर्मेट में मैं यहाँ पर भी स्पेस दिलवा दूंगी। ओके, लाइक दिस, दैट्स ऑल। इधर तक आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, मैं बहुत ज्यादा स्लोली जा रही हूँ। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट हमारे स्टोर हो गए इस ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर हमारे एक्सपोनेंट स्टोर हो गए इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके। नाउ यहाँ पर सिंपल हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रही हूँ, सॉरी रिटर्न करवाऊंगी t1 को, ठीक है। रिटर्न किसको करवाएंगे हम, t1 को। तो सिंपल यहाँ पर आप रिटर्न करवा दो t1 को, है ना। सिंपल आपने जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स एंटर करे होंगे वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे। तो सिंपल ये जो है ये मेरा पूरा का पूरा एक फंक्शन बन गया फॉर रीडिंग, यानी कि फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, है ना। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे डिस्प्ले भी करवाना है तो उसके लिए भी एक सिंपल फंक्शन ही मैं क्रिएट कर रही होंगी जिसमें मैं डिस्प्ले करवाऊंगी पॉली, ऐसा ही उसका नाम रख देते हैं। एंड उसके अंदर हमें एक तो p भी चाहिए होगा एंड कितने टर्म्स है उस टर्म का भी चाहिए होगा, है ना। इनका यूज होगा आगे जाके तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब सिंपल आपको क्या करना है, एक लूप चलाना है, लेट्स से फॉर k इन रेंज। ओके, एक k मैंने वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं चला रही हूँ एंड वो कितना चलना चाहिए एग्जैक्टली, तो टर्म जितना चलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो t1 था ये यहाँ पर एंड होता है क्योंकि हमने जितने टर्म्स लेने थे एंटर करवाने थे वो यहाँ तक हो गए। नाउ वी हैव टू डील विद द टर्म। ओके, तो ये जो टर्म है ये सारे टर्म्स पे जाके ये लूप चल रहा होगा। ओके, तो दिस विल बी दिस एंड यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, देखो अब हमें एक थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा। हम जब पॉलिनोमियल लिखते हैं, देखो मैं आपको ना यहाँ पर एक ये जो था ना मेरा ये वाला, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ जो फर्स्ट स्लाइड थी, यहाँ पर आप देखो तो जो फर्स्ट एलिमेंट है या फिर आप फर्स्ट टर्म जो है उसका जो पहले उसके जो पहले है उसमें प्लस है क्या, नहीं है। लेकिन उसके जो बाद है उसमें प्लस है, उसके बाद जो वहां पर भी कोई साइन है, लेकिन उसके बाद है क्या, नहीं। इसका मतलब कि जो टर्म है उसके जो लास्ट है ना, उधर भी नहीं होना चाहिए और स्टार्टिंग में भी कोई साइन नहीं होना चाहिए। तो ये होता है आपका रिप्रेजेंटेशन। अभी आपको अगर t1 और टर्म के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बता दूं t1 क्या था, वो हमारा कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट दोनों अलग अलग हम जो यूजर से इनपुट ले रहे थे वो थे। और टर्म क्या है, तो ये पूरा का पूरा ये एक टर्म हो गया जो कि हमारा कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। आई होप कि इतना जो है वो आपको एक्सप्लेन मैंने अच्छे से कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो है अब मैं लूप चला रही हूँ टर्म के ऊपर, है ना। अब समझ में आ गया 3x स्क्वायर, सपोज ये आपका एक टर्म हो गया तो उसके ऊपर आपका, तो ऐसे ही हर टर्म के लिए हमें इसको लूप को चलाना होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्लस जो है वो कहीं कहीं मुझे चाहिए एंड कहीं कहीं नहीं चाहिए। और आपको मैंने बता दिया कि मुझे प्लस कहां पर चाहिए और कहां पर नहीं। सबसे पहले इतना समझ लो कि मुझे कहां पर नहीं चाहिए, तो मुझे जो स्टार्टिंग ऑफ द टर्म है एंड एंडिंग ऑफ द टर्म है बस वहां पर मेरा प्लस साइन नहीं चाहिए, है ना। सो वो अब हम यहाँ पर देंगे तो कंडीशन अप्लाई होगी, तो ऑफकोर्स हम इफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे होंगे। एंड जैसे कि मैंने k यहाँ पर लिया है वेरिएबल, k इज लेस देन टर्म -1, यानी कि आपका जो टर्म है ना -1 अगर उससे है तब हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर देखो सिंपल इफ इट्स नॉट द लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या है, इफ इट्स नॉट द लास्ट टर्म एड प्लस आफ्टर द टर्म, है ना। अगर मेरा जो टर्म है वो लास्ट टर्म नहीं है तभी हमें उसके अंदर प्लस ऐड करवाना है ना। उसके बाद हम कॉन्कैटिनेट कराएंगे स्ट्रिंग्स को टू प्रिंट कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट इन दैट फॉर्म। ओके, तो वो उसके बाद का है। सिंपल अभी के लिए आपको समझना है कि इट्स नॉट, इफ इट्स नॉट द लास्ट टर्म देन ओनली यू हैव टू व्हाट ऐड प्लस, ठीक है। अब आपको ऐड प्लस करना है, ठीक है। तो सिंपल अगर आपको प्लस ऐड करना है तो अब आपको पूरा का पूरा वो प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा जो कि हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है। कैसे हम प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पर ही देख लो। पहले
कोएफिशिएंट आएगा, फिर वेरिएबल एंड देन रेज टू दैट एक्सपोनेंट, फिर यहाँ पर आपका प्लस आएगा, फिर द सेम पैटर्न, फिर प्लस, फिर द सेम पैटर्न। तो ये जो है अब हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपल अभी थोड़ा सा आप ध्यान दे दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने मन से इसको लिख सकते हो, आपको जैसे भी प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पर अब लिख रही हूँ प्रिंट, है ना, यहाँ पर आना चाहिए आपका प्रिंट स्टेटमेंट एंड देन उसके बाद मैं स्ट्रिंग लूंगी, है ना, जो कि जाके मेरा जो पी के है ना, अब जैसे कि यहाँ पर हम के से डील कर रहे हैं तो के डॉट, अब मुझे जो है पहले कोएफिशिएंट चाहिए होगा, है ना, ऑफ कोर्स 3x स्क्वायर से हम डील कर रहे हैं तो 3 पहले चाहिए होगा, 3 कोएफिशिएंट है, उसके बाद मुझे प्लस साइन भी चाहिए होगा, है ना, उसके बाद प्लस साइन चाहिए होगा एंड देन उसके बाद मुझे x प्रिंट करवाना है। मुझे बताओ ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी आप 3x स्क्वायर वाली जो चीज है ये अभी के लिए ध्यान में रखो एंड देन मैं उसी को दिमाग में रख के इसको मैं यहाँ पर अभी प्रिंट करवा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट करवाया, मेरा कोएफिशिएंट, उसके बाद अब देखो, अब उसके बाद जो आपको प्रिंट करवाना है वो आपको प्लस यहाँ पर लिखना होगा, है ना, उसके बाद देखो, उसके बाद आपको सिर्फ सिंपल आप प्रिंट करवा सकते हो अपने मतलब टू इन्वर्टेड आपके जो कॉमास है उसके अंदर आप लिखवा सकते हो x को, है ना। तो उसके लिए मैं एक ब्रैकेट लगा देती हूँ एंड वो ब्रैकेट जो है वो बाहर जो है आता होगा। तो सिंपल अभी के लिए इतना समझो x एंड देन हम जो है पावर में नहीं दिखा रहे होंगे, है ना, जो सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट वाला जो पार्ट है वो हम ऐसे नहीं दिखाएंगे कोड के अंदर, सिंपल x रेज टू हम ऐसे दिखा रहे होंगे, है ना। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद में ये वाला जो है ना ब्रैकेट अभी के लिए हटा देती हूँ एंड सिंपली यहाँ पर अब मैं करूंगी प्लस, है ना, प्लस। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक्सपोनेंट चाहिए, है ना। तो सिंपल जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग के इसके लिए लिखा तो मैं इसके एक काम करती हूँ, इसी को मैं ले लेती हूँ एंड इसको पूरा कॉपी करके यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट एंड सिंपल जो है यहाँ पर एक कोएफिशिएंट की जगह लिख दूंगी एक्सपो। समझ में आ गया। बस उसके बाद वापस से अब क्या करना है आपको, प्लस एंड आपको अब दूसरा जो लास्ट वाला ब्रैकेट है बस वो ही ऐड करवाना है। तो सिंपल आप अपने इसमें लिख सकते हो ये वाला लास्ट ब्रैकेट। एग्जैक्टली कोई एरर नहीं आया तो आपने ये परफेक्टली इस प्रिंट स्टेटमेंट को लिख लिया है। एंड यहाँ पर ये चीज याद रखो कि आपने जो प्लस सिंबल है वो यहाँ पर दिखाया है ना, प्लस सिंबल आपने दिखाया है। अब प्लस सिंबल आप कहाँ पर नहीं दिखाओगे, तो अगर वो लास्ट स्टेटमेंट होगा तो वहां पर आप नहीं दिखाओगे उसको, है ना। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर अब ये जो है मेरा किसके लिए हो गया, ये इफ स्टेटमेंट के लिए हो गया। अब एल्स के अंदर मैं सिंपल क्या प्रिंट करवा रही होंगी, ऐसा जिसके अंदर प्लस ना हो, है ना। तो सिंपल आप यहाँ पर कैसे कर सकते हो, देखो वही चीज आपको यहाँ पर भी प्रिंट करवानी है एग्जैक्टली, बिल्कुल भी कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं होगा। सिंपल यहाँ पर जैसे कि अब देखो मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट ऐड किया है ना, अब इस ब्रैकेट के बाद आपको प्लस चाहिए होगा जो कि हम यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इसको मैं भूल गई थी। तो सिंपल आपको यहाँ पर इसको प्लस लेना होगा एंड अब इस पूरे को आप ले लो, कॉपी कर लो। सिंपल आपको समझ में आ गया ना। देखो पहले कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद आपका x है ना, ये जो है ये x का पार्ट हो गया, फिर आपका एक्सपोनेंट आएगा एंड उसके बाद आपने जो ये प्लस यहाँ पर ऐड किया है एंड इसको आपको सिंपल ऐड नहीं करना है, कहाँ पर, आपके एल्स वाले के स्टेटमेंट में, जो कि आपको रिप्रेजेंट करेगा कौन सा वाला स्टेटमेंट, जो कि आपका लास्ट टर्म होगा, है ना। लास्ट टर्म के बाद हमें प्लस ऐड नहीं करना है, समझ में आ गया। तो बस अब यहाँ पर ये जो है आप सिंपल इसको यहाँ से प्लस को निकाल सकते हो एंड ये जो लास्ट वाला है ब्रैकेट उसको भी निकाल सकते हो। सिंपली यहाँ पर क्या हो गया, ओके यहाँ पर ऐसा होना चाहिए एंड देन यहाँ पर आपका ब्रैकेट होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्या है आपका लास्ट वाला ब्रैकेट है। सिंपल तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये जो प्लस वाला सिंबल है वो ही मैंने यहाँ पर हटा दिया, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर व्हाट आपका जो प्रिंट करवाने का सिस्टम है ना, वो आपको प्रिंट कैसे करवाना है। तो सिंपल उसके लिए अब आपको क्या करना है, देखो हमने रीड कर लिया, यानी कि यूजर से इनपुट भी ले लिया ऊपर वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में, एंड यहाँ पर उसको हमने डिस्प्ले भी करवा दिया। अब हमारा काम बनता है जो भी x की वैल्यू हमें मिले उसको हम इवेल्युएट करें, है ना। इवेल्युएट करने का मतलब क्या है, उसके अंदर सम करना, मल्टीप्लीकेशन करना, एवरीथिंग। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे सिंपल। अब देखो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, आई नो कि लेंदी है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ के चलोगे तो मुझे बताओ अभी तक कोई कंफ्यूजन हुई नहीं, तो बस आगे भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इवैल पॉली ऐसा एक जो है फंक्शन बना लेती हूँ एंड उसके अंदर हम देखते हैं कि हम आगे क्या क्या इनपुट लेंगे, तो वो यहाँ पर अपने ब्रैकेट में हम लेते जाएंगे, ठीक है। पहले तो इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो वो जो x की वैल्यू है वो सबसे पहले हमें ले लेना है इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनपुट ले लेंगे, लेट make some space over by giving a slash in and then enter the value of x in
ओके, फॉर इवैल्यूएशन, ओके, फॉर इवैल्यूएशन, सिंपल। ओके, अब यहाँ पर हमने ले लिया क्या, इनपुट ले लिया x को, है ना। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, सिंपल टोटल सम एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेती हूँ जिसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगी विथ 0, ठीक है, सिंपल इनिशियलाइज कर दूंगी 0 से। एंड अब मैं जो है फॉर लूप चलाऊंगी, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, क्योंकि ऑफ कोर्स हर टर्म के लिए मुझे क्या करना है, हर टर्म के लिए मुझे अपना लूप जो है वो चलाना है। एंड आई हैव टू गिव दिस एक्स वैल्यू टू ऑल ऑफ द टर्म, है ना। तो सिंपली अब मुझे उसको सम वाला जो चीज है वो मैं यहाँ पर कर लूंगी उसके लिए। ओके, यहाँ पर फॉर आई इन रेंज एंड इसके अंदर मैं ले लेती हूँ n1, ठीक है, n1 क्या होंगे, मेरे टर्म्स होंगे, ऑल द टर्म्स, है ना। उसके बाद अब मैं यहाँ पर n1 अगर ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पर n1 को लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं इसको ले रही हूँ यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर यूज कर रही हूँ। देन यहाँ पर मेरा कोलन आ जाएगा एंड सिंपल इधर तक मैंने क्या किया, लूप ले लिया थ्रू ऑल द टर्म्स। अब मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ ईच टर्म यूजिंग कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट, एंड उसको फिर ऐड करना होगा मुझे टोटल सम वाले वेरिएबल के अंदर, है ना। तो सिंपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ टोटल सम, है ना, उसके अंदर अब मुझे ऐड करना है, इसका मतलब प्लस इक्वल, यानी कि सिंपल आप ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारे हैं वो यूज किया है, सिंपल ज्यादा बड़ा नहीं दिखे इसीलिए। उसके बाद मुझे यहाँ पर ले लेना है, सपोज मैं यहाँ पर P1 कंसीडर करती हूँ एंड देन आई डॉट कोएफिशिएंट, है ना, डॉट कोएफिशिएंट। एंड अगर मैंने यहाँ पर P1 यूज किया है तो लेट मी ऑल्सो मेंशन इट ओवर हियर, ठीक है, तो जो एरर है वो निकल जाएगा। एंड एग्जैक्टली अब मुझे क्या करना है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ एंड यहाँ पर x, ओके, एंड देन एस्टरिस्क एस्टरिस्क, इसका मतलब क्या होता है, एस्टरिस्क एस्टरिस्क का हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, राइट, इसका मतलब होता है टू द पावर ऑफ, है ना, तो डिग्री होता है हमारा एक्सपोनेंट। तो मैं वही यहाँ पर P1 लिखूंगी, Pi लिखूंगी डॉट एक्सपो, ठीक है, जो कि हमारा होगा क्या, हमारी डिग्री होगी, इसीलिए मैंने उसके यहाँ पर जो लिए यहाँ पर 2 एस्टरिस्क को यूज किया है ताकि ये पावर समझा जाए इसको, है ना, क्योंकि हमेशा इसको हमें क्या करना है, उसी फॉर्म के अंदर हमें इसको कैलकुलेट करवाना है। अब यहाँ पर मैं कर दूंगी रिटर्न किसको, टोटल सम को, सिंपली, है ना। तो इतना जो है ये सम वाला पार्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ तक हमने रिटर्न कर लिया है फाइनल कैलकुलेटेड सम, ठीक है, पॉलिनोमियल वैल्यू जो कि हमारी गिवन एक्स से डील करेगी, है ना, जो भी गिवन एक्स है उसके बिहाफ में हमने अपना जो वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की वो यहाँ पर हमने ले ली है, ठीक है, बस इतना ही करना है एंड इतने ही फंक्शंस आपको बनाने हैं। तो सिंपल बताओ मुझे यहाँ पर क्या हार्ड था, एक क्लास ही हमने क्रिएट करी, है ना, पॉली नाम की एक क्लास ही क्रिएट करी, उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर सिंपली हमने ये देखो एक ये जो हमारा इनिशियलाइजेशन वाला प्रोसेस था फॉर कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट वो यहाँ पर हमने कर लिया, है ना, कंस्ट्रक्टर बना के। अब एक फंक्शन मैंने ये बना लिया जिसके अंदर मैंने रीड की वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, तो सिंपली हमने इसके अंदर इनपुट ले लिया कोएफिशिएंट को, एक्सपोनेंट को, एंड वो उनको इनपुट लेने के लिए हमने क्या किया, फॉर लूप, पहले सबसे पहले तो हमने जितने टर्म्स चाहिए वो मैंने इनपुट ले लिए, उसके बाद मैंने फॉर लूप चलाया जिसके अंदर मैंने कोएफिशिएंट को और एक्सपोनेंट को ले लिया, है ना, उसके बाद उतने टर्म्स को रिटर्न करवा दिया। देन ये वाला एक फंक्शन बनाया मैंने जिसके अंदर डिस्प्ले पॉली, है ना, ये वाला फंक्शन हमने बनाया जिसके अंदर सिंपली हमने क्या किया, डिस्प्ले कैसे करवाना है बस उतना ही बताया है। एंड जो कि एक्स्ट्रा चीज हमें याद रखनी होती है कि हमारे लास्ट टर्म के बाद प्लस नहीं आना चाहिए, तो वो इफ एल्स वाले कंडीशन के अंदर हमने लिख दिया। और इवैल्यूएशन के लिए सिर्फ हम सम कर सकते हैं एंड सिंपली हम ये वाला जो प्रोसीजर है यानी कि टोटल सम इज इक्वल टू P1 I डॉट कोएफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें किसके साथ, x के साथ, एंड उसके डिग्री होगी आपकी किसकी, एक्सपोनेंट की। ये तो सिंपल आपका कोएफिशिएंट वाला ही फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे, एंड बस उसको रिटर्न कर दिया है ना। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने मेन ब्लॉक के ऊपर जिसमें मैं सबसे पहले जो n1 है उसको मैं 0 कंसीडर कर लूंगी, है ना, यानी n1 क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, तो 0, ओके, उसको मैंने कर लिया। अब वैल्यू भी जो है, वैल्यू भी हमारा एक वेरिएबल है उसको मैंने 0 कर लिया, इसका मतलब जो रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन होगा उसको भी 0 इनिशिएट कर दिया, ठीक है। नाउ अब हमें क्रिएट करनी होगी एक लिस्ट जिसमें आप सपोज 20 ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो ऑफ पॉली क्लास, है ना, जो क्लास हमने क्रिएट की है, ईच विद द इनिशियल वैल्यूज ऑफ 0 फॉर कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, सिंपली एक लिस्ट को क्रिएट करना है। आप चाहो तो उसमें जितने भी चाहो उतने ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, लेकिन आप सपोज 20
ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे, यानी कि जो रेंज है उसकी हम 20 ले लेंगे एंड उसके बाद उसके अंदर जो कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट हमने ऊपर लिया है, यहाँ पर जो क्लास पॉली हमने बनाई है उसके अंदर जो कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट है उनको हम इनिशियलाइज कर देंगे टू 0। तो सिंपल वो लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए P1 जो है मैंने इसीलिए यहाँ पर यूज किया था, ठीक है। तो P1 इक्वल टू, यहाँ पर अब हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल एक लिस्ट बनानी है तो यहाँ पर सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन हमारी क्लास को हमें यहाँ पर करना है कॉल एंड जैसे हम उसको कॉल करेंगे तो कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट हमें उसके अंदर देने होंगे, तो लेट्स मेक इट 0 एंड 0। समझ में आ गया। अब इसके बाद मुझे इसके लिए चलाना होगा लूप, तो इसी के अंदर मैं चला दूंगी एंड यहाँ पर फॉर आई देने से अच्छा है एक सिंपल अंडरस्कोर दे दो इन रेंज, ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा 20। समझ में आ गया। तो सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं किया है, एक लिस्ट को क्रिएट किया है जो कि पॉली क्लास की है एंड उसके जो कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट है उनको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है विद 0 एंड ये मुझे करना है फॉर 20 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने ऐसी एक लिस्ट को क्रिएट किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देती हूँ, ओके, प्रिंट एंड यहाँ पर /n एंड इसके बाद मैं लिखवाती हूँ यहाँ पर एंटर द पॉलिनोमियल डिटेल्स, ठीक है, एंटर द पॉलिनोमियल डिटेल्स। इससे क्या होगा, यूजर अब अपने पॉलिनोमियल की डिटेल्स एंटर करेगा, है ना, सिंपल। एंड जब वो डिटेल्स कौन सी होंगी, वही जो अभी हमने ऊपर फंक्शन बनाया था, क्या, रीड पॉली का, एंटर कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। तो अब बस हमें उसको कॉल कर लेना है यहाँ पर। तो हम जब उसको कॉल करेंगे तब हम n1 बनाएंगे, ठीक है। अब समझ में आया मैंने n1 और p1 क्यों बनाया, इसलिए मैंने वहां पर उस वक्त ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अभी आपको समझने ही वाला था। तो थोड़ी सी चीजें आपको थोड़ी बात समझेंगी कोड के अंदर, लेकिन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। एंड n1 के अंदर मैं कर लूंगी रीड पॉली को कॉल, है ना, एंड सिंपल उसके अंदर क्या वैल्यू पास की थी हमने, रीड पॉली के अंदर p की थी ना, तो अब यहाँ पर हमें उसको कॉल करना है एज p1 क्योंकि हमने वो वैल्यू लिस्ट के अंदर दे दी है ना। समझ में आ गया, लिस्ट के अंदर दिए तो अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पास करेंगे, सारे फंक्शंस वही परफॉर्म होंगे। तो सिंपली यहाँ पर हमने क्या किया, रीड पॉली फंक्शन को कॉल किया टू इनपुट द पॉलिनोमियल स्टोरिंग द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन n1, क्लियर। अब यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं क्या, मैं ऐसा स्टेटमेंट प्रिंट करवाती हूँ /n द पॉलिनोमियल इज, क्यों, क्योंकि अब मुझे डिस्प्ले करवाना है ना, द पॉलिनोमियल इज, सिंपल, वेट, यहाँ पर आएगा कोलन, ओके। यहाँ पर द पॉलिनोमियल इज, तो भी मेरा जो डिस्प्ले करवाना है तो मेरे पास है डिस्प्ले फंक्शन, है ना। तो डिस्प्ले फंक्शन करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, मेरा पहले p1 आएगा एंड देन n1 आएगा, सिंपल मैं अब ये कर सकती हूँ कॉल, ओके। यहाँ पर सिंपली मैंने इसको कर लिया कॉल, है ना। तो ये हो गया मेरा किसके लिए, देखो ये हो गया मेरा इनपुट लेने के लिए, देन नीचे वाला हो गया मेरा डिस्प्ले करवाने के लिए, ये पूरा, है ना। अब मुझे करवाना है इवैल्यूएट, है ना। तो सिंपल मैं उसके लिए कोई प्रिंट नहीं करवाऊंगी, सिंपल मैं वैल्यू इक्वल टू इवैल कर लूंगी, इवैल पॉली ये फंक्शन को कॉल कर लूंगी जिसके अंदर मेरे n1 और p1 जाके मतलब सारी जो भी प्रोसेस है वो होगी, यानी कि जैसे कि इवैल्यूएशन के अंदर हमने जो भी प्रोसेस लिखा है वो यहाँ पर हो रहा होगा, x की वैल्यू हम इनपुट ले रहे होंगे एंड देन जो भी हमारा प्रोसीजर है जैसे कि सॉल्व करने के लिए वो हम यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपल अब जैसे कि यहाँ पर अब मैं प्रिंट करवा दूंगी, सिंपल प्रिंट एंड यहाँ पर /n आएगा द रिजल्टेंट, ओके, द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज, ओके। तो सिंपल इतना मैंने प्रिंट करवा दिया एंड ये जो वैल्यू होगी वो भी तो यहाँ पर पास करवानी होगी, सिंपल, एंड वो भी मैंने यहाँ पर पास करवा दी, ठीक है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करा है ना। एंड जो भी चीजें होंगी जैसे कि स्टार्टिंग जैसे हमने रीड पॉली से किया तो पहले जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारे होंगे, देन एंटर कोएफिशिएंट करवाएंगे, देन उसके बाद ये सारा प्रोसीजर होगा एंड देन जब डिस्प्ले पॉली करवाए तो ये वाला जो फंक्शन है वो परफॉर्म होगा एंड इवैल पॉली से हमारे डायरेक्टली एंटर द वैल्यू वो एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा है तो हम सिंपली यहाँ पर करवा लेंगे। तो प्लीज नाउ लेट्स रन इट एंड सी, प्लीज कोई एरर नहीं आए, बहुत बड़ा कोड लिखा है हमने। चलो अभी के लिए कोई एरर नहीं आया है, हमसे पूछा जा रहा है कि एंटर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलो मैं 3 ले लेती हूँ।
ऑफ कोर्स अब ठीक आ रहा है यहाँ तक सब। एंटर कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट, तो सबसे पहले एंटर कोएफिशिएंट ऑफ 1। जैसे देखो हमने i+1 लिखा था ना, तो अब ये धीरे धीरे आगे जो है i+1 जो है वो मतलब जैसे कि अब 1 है तो फिर 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा। तो पहले तो कोएफिशिएंट आएगा, तो कोएफिशिएंट सपोज मैं 3 ही ले रही हूँ, इसके बाद मुझे एक्सपोनेंट आएगा उसका, तो वो भी मैं 3 ही ले रही हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर इसको 2 ही ले रही हूँ, एंड यहाँ पर 2 ले रही हूँ, एंड सिंपल 1 ले रही हूँ, एंड 1 ले रही हूँ। इसका मतलब मेरा पॉलिनोमियल ऐसे आया। ओके, तो मैंने कहीं ना कहीं मैंने इनके बीच में स्पेस दे दी है ना, इनके बीच में नेक्स्ट लाइन वाला दे दिया, तो ठीक है, उसको अभी हम यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। लेकिन ठीक है, हमारे पास जो हमारा होना चाहिए कि लास्ट टर्म के बाद प्लस नहीं आना चाहिए, वो यहाँ पर करेक्टली हुआ है ना। बस इसको एक ही लाइन में लाना है, वो अभी हम काम कर लेंगे अपना, ठीक है। नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ x फॉर इवैल्यूएशन। सपोज मैं 2x की वैल्यू कंसीडर करूंगी, तो अभी आप वीडियो को पॉज करो एंड कैलकुलेटर में 3x3 प्लस 2x2 प्लस 1x की जगह 2 लेके, है ना, एंड सारा पॉलिनोमियल सॉल्व करके देखो। आई थिंक आपको 34 आंसर मिल रहा होगा। एंड लेट्स सी, यहाँ पर हमें आंसर 34 मिल रहा है। एंड दैट्स ऑल। हमारा जो लॉजिक है वो अभी तक के लिए सब करेक्ट चल रहा है, ठीक है। बस एक ही मिस्टेक हमसे क्या हो गई है कि अभी जो पॉलिनोमियल है ये मुझे एक ही लाइन में चाहिए, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं, कुछ भी इसके अंदर हार्ड नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये जो मेरा डिस्प्ले वाला था, यहाँ पर इसके आगे मैं एंड और कुछ स्पेस जो है यहाँ पर प्रिंट करवा देती हूँ। तो लेट्स सी अब यहाँ पर रन होता है कि नहीं। टेक द सेम एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 3 2 2 1 1 करेक्टली। ओके, तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा ऐसे करेक्टली आ गया है, ठीक है। तो जैसे कि हम कोड के अंदर नहीं करवा सकते, ऊपर जो है ना ऐसे डिग्री ऐसे नहीं करवा सकते, तो सिंपल ऐसे ही फॉर्मेट में हम पॉलिनोमियल को प्रिंट करवा रहे होंगे। एंड जो भी वैल्यू ऑफ फॉर इवैल्यूएशन आप देना चाहो वो यहाँ पर आप दे सकते हो। एंड आपको मैं थोड़ा सा ऐसा बोलूंगी कि आप जितनी चाहो उतनी वैल्यूज को इस फंक्शन के अंदर, अपना जो कोड हमने बनाया है इसके अंदर डाल के देखो। एंड मतलब साइड बाय साइड कैलकुलेटर से भी करके देखो कि करेक्ट आ रही है या नहीं वैल्यू। एंड दैट विल ऑफ कोर्स बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। एंड दैट्स ऑल। हमने इवैल्यूएशन कर लिया पॉलिनोमियल का, एंड दिस इज द मेन थिंग। आपको पॉलिनोमियल के अंदर ये चीज करना आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ कोर्स हमें कितना सा टाइम लगता है उसको मैथ्स के अंदर सॉल्व करने में, पेपर पे सॉल्व करने के लिए दे दो 1 सेकेंड लगेगा, लेकिन ये कोड अगर आप लिख रहे हो तो दैट इज मेकिंग यू जीनियस, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा रिवाइंड करो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कर सकते हो कमेंट, एंड आई विल रिप्लाई यू एज अर्ली एज आई कैन। सिंपल, बहुत इजीली मैंने इसको करा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल कोड है। अगर आप कहीं पर भी जाके देखो, लाइक अगर आप ChatGPT पे भी देख रहे हो, अगर आप कहीं पर भी जाके देख रहे हो, तो इतना सिंपल कोड आपको कोई नहीं देगा, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मिल रही होंगी। चाहो तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो प्लीज आप इस कंटेंट को वैल्यू करो एंड इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। ऑफ कोर्स अगर आपका ही मोटिवेशन रहेगा, आपके व्यूज मुझे दिख रहे होंगे, तभी जाके मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा एंड मैं हर दिन न्यू वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। एंड ऑफ कोर्स आपका ही सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो रहा होगा। अदरवाइज मैं अपने जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है वहां पर नोट्स तो डाल ही रही हूँ, तो जिनको नोट्स की जरूरत है वो वहां पर देख सकते हैं, है ना। तो लेक्चर्स के लिए ऐसा मुझे कोई पे नहीं कर रहा है, तो मेरे पास कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि यार मुझे इसको करना ही है। आई एम डूइंग फॉर योर ओनली, है ना, आपके ही फायदे के लिए मैं कर रही हूँ। तो प्लीज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपका फायदा हो रहा है तो प्लीज मुझे इस पे व्यूज दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स के वक्त ही मुझे व्यूज मिले, दैट्स नॉट द थिंग। तो प्लीज लाइक करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो। एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हमने सिंगल वेरिएबल को कर लिया, रिप्रेजेंटेशन कर लिया, स्ट्रक्चर, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ये हमने कोड में भी देख लिया है, ठीक है। एंड देन इवैल्यूएशन भी कंप्लीट कर लिया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। एंड आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो ऑफ कोर्स पार्स मैट्रिक्स पर होगा, तो दैट विल बी अगेन अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड हाँ, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन कर लेंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल भी तो टफ था, कर लिया, है ना। तो दैट्स ऑल, धीरे धीरे करके हम सब कुछ कर रहे होंगे। तो प्लीज जिनको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, वो ऑफ कोर्स ये वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप SPPU नहीं भी हो, SPPU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं भी हो, तो भाई ये सिलेबस तो पूरे मतलब आप कह सकते हो हर कोडिंग के अंदर लग ही रहा है ना, तो आप ये पढ़ ही सकते हो, है ना। ऑफ कोर्स आप नहीं तो कोई और इसका फायदा ले लेगा, है ना। तो प्लीज आपको क्या करना है, अच्छे से हर चीज जो मैंने बताई है उसको फॉलो अप करना है। नोट्स चाहिए आपको हैंड रिटन मेरे, तो प्लीज आप जाके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल
को ज्वाइन करो। आपको हर नोट, हर सब्जेक्ट का है ना, फॉर सेकेंड ईयर इटसेल्फ, आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच से हो या फिर आप AIDS ब्रांच से हो, तो आपको वहां पर दोनों के लिए मैंने नीचे लिंक्स दे दिए हैं। तो गूगल फॉर्म आपको वहां पर मिल रहा होगा, तो प्लीज गो एंड फिल दैट, एंड आप मुझसे अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो एंड सारे नोट्स आपको वहां पर मिल सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज गो एंड लाइक द वीडियो इफ यू हैव लाइक्ड इट सीरियसली, ऑनेस्टली, एंड दैट्स ऑल। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।